हम लोग अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में डेंसिटी कैसे निकालते हैं गैसेस की, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। कैसे निकालते हैं डेंसिटी सॉलिड की, कैसे निकालते हैं लिक्विड की, तो ये पूरा आपने अच्छे से सीख लिया था, ठीक ना। तो यहाँ तक के वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उस दिन भी कुछ होमवर्क दिए थे उस क्लास में भी, और आपको आज भी कुछ होमवर्क है, 2 क्वेश्चन नीचे के और ऊपर के 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कि अगर मिक्सचर बन जाए गैसेस के तो उनकी डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये अपने को आज सीखना है। तो बहुत अच्छे देखिए ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। तो अब देखो ध्यान से, तुम्हें अगर याद हो तो जब हम लोग जो है मॉलिक्यूलर वेट का एक फार्मूला बनाए थे, याद करिए आप। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या था तुम्हारा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला हम लोग तब लगाते थे, ठीक ना, जब अपना रेफरेंस हाइड्रोजन होता था, याद आ रहा होगा। जब तुम्हारा देखो रेफरेंस जो है, ठीक ना, अगर रेफरेंस अपना हाइड्रोजन है, रेफरेंस अगर अपना हाइड्रोजन है तब तो ये चलेगा, और अगर हम लोग रेफरेंस बदलेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें उल्टी होने वाली हैं। अब बहुत अच्छे देखो जरा ध्यान से, एक फार्मूला और आपने पढ़ा था, देखना कि वेपर डेंसिटी एक्चुअली में क्या होती है। वेपर डेंसिटी क्या होती है बोलो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है। याद करिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस। सिंपल सा याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस तुम्हें बताना है, तो यहाँ तुम्हें रेफरेंस दे रखा है। हमें देखो डेंसिटी बतानी है ओजोन की, और किसके रेफरेंस में बताना है, देखो ऑक्सीजन के रेफरेंस में। तो डेंसिटी ओजोन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी O2। अब फिर आप देखो फार्मूला बहुत अच्छे जानते हैं, ये फर्स्ट का सोल्यूशन चल रहा है, ठीक ना। यहाँ से तो ये देखना ध्यान से, ये फार्मूले से पहला का सोल्यूशन। तो यहाँ से फिर देखो ध्यान से, आपको अच्छे से पता है कि डेंसिटी का एक फार्मूला आपने बनाया था, और क्या बनाया था फार्मूला, देखो प्राइम मिनिस्टर रोते रहिए, ठीक ना। यहाँ देखो सब जो गैस है इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, कि कहाँ किस कंडीशन में बताओ। तो मतलब क्या होगा कि कंडीशन तो एक ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसको बदलेंगे नहीं, इसको याद रख के रहना। और वो कंडीशन कौन सी मानेंगे हम लोग, एसटीपी पे। तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर हम लोग एट एसटीपी की बात कर लें तो एट एसटीपी आप देखिए जरा ध्यान से, प्रेशर की वैल्यू भी क्या रहेगी तुम्हारी, कांस्टेंट रहेगी। आर की वैल्यू भी आप देखेंगे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस ये ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर की वैल्यू बात करूंगा तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, देखो कांस्टेंट रहेगा। तो तीनों चीजें देखो हो गई कांस्टेंट। तो आप अगर देखिए ध्यान से, तो डेंसिटी आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें क्या कंपेयर करना है, देखो ओजोन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय किसकी डेंसिटी है, देखो ऑक्सीजन की डेंसिटी, इक्वल टू क्या हो गया, देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन का, भाई मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया, देखो ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 48, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 32। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, तो अच्छे से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1.5। ऐसे ही कर ले, देखो 16 3 जा 16 2 जा, तो कितना आ गया तुम्हारा 1.5, ठीक है ना। और ये यूनिटलेस है, याद रखते रहना है ना, रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होती है, क्योंकि जो भी डेंसिटी का यूनिट होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा सेकंड वाले प्रॉब्लम को रीड करते हैं, देखना ध्यान से। सेकंड वाला आसान सा है। वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज 4, और उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है, और अपने को रेफरेंस क्या लेना है, देखो CH4। बस ये याद रखो। ये जो इसको भी बोलते हैं कि तेज वेपर डेंसिटी 1, इसका मतलब क्या हो गया, हमें रेफरेंस किसका लेना है, जो भी दिया रहे, ठीक है ना, इसी को हमें बताना रहेगा। क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, आपको क्या दे रखा है, सिंस वेपर डेंसिटी है ना, ये कितना दे रखा है, 4, और किसका दे रखा है, पता नहीं कौन सी अननोन गैस है, तो ये मान लेते हैं M गैस, और डिवाइडेड बाय देखो मॉलिक्यूलर मास किसका, CH4 का, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है आपसे। तो आप देखो 4 और अननोन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है ये तुमसे पूछ रखा है, और वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास देखो CH4 का कितना होता है, 16। अब यहाँ से डिवाइड जो है सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए जरा ध्यान से, मॉलिक्यूलर वेट गैस का जो था वो कितना आ गया तुम्हारा 64। तो सेकंड प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी दूसरे और तीसरे होमवर्क है, मैंने आंसर लिख दिया है। इसका आंसर 56 है, इसका आंसर 24 है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा मैच करे तो, अदरवाइज ठीक है ना, नहीं होगा तो अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ आज हम लोग अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं। तो अगली चीज देखो जो अपने को पढ़नी है वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि गैसेस को मिक्स करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं होंगे, ये सब चीजें अपने को देखनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखो, अगर आपने
सब कुछ पढ़ रखा है 9th-10th में, बस थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है। आप देखो जैसे मान लो कि हम जो है कंटेनर में गैस ले लें, है ना, मान लो अपने पास कोई भी कंटेनर है, ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है। गैस को कभी ओपन कंटेनर में नहीं रखेंगे, कंटेनर क्लोज करेंगे नहीं गैस भाग जाएगी, ठीक है ना। तो मान लो ये तुम्हारा एक कंटेनर हमने लिया, इसमें गैस 1 है, दूसरा कंटेनर हमने लिया, ये गैस 2 है तुम्हारा, दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो जब दोनों को मिक्स करूंगा तो हमें ठीक ना कंटेनर ऐसा चाहिए भाई जिसमें ये जितना अमाउंट गैस ये है और जितना अमाउंट गैस ये दोनों उसमें ठीक ना मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं पता चले छोटा सिलेंडर लिया तो ब्लास्ट कर जाए, तो सिलेंडर ऐसा होना चाहिए कि दोनों के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये बन गया तुम्हारा गैसियस मिक्सचर, ध्यान से सुनते रहना, ये क्या बन गया तुम्हारा गैसियस मिक्सचर। अब कहानी जरा ध्यान से देखो, तो अगर ये गैसियस मिक्सचर बना तो हो सकता है अब गैसियस मिक्सचर का मान लो तुमसे वॉल्यूम पूछे कोई, ठीक है ना, कि कितना वॉल्यूम होगा, कितना ये होगा, तो ये चीज अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से, या कितना प्रेशर होगा इसको कैसे करेंगे। तो देखना ध्यान से, अब ये गैसेस में दो केस है, ठीक है ना। ये गैस अगर आपस में रिएक्ट करेंगी, मतलब अगर मान लो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगे, इफ रिएक्टिंग, ठीक है ना, और अगर गैसेस आपस में रिएक्ट ना करे, इफ नॉन रिएक्टिंग, ध्यान से सुनते रहना। तो जब गैसेस तुम्हारी आपस में रिएक्ट करेंगी, ठीक है ना, तो इसके प्रेशर को, ठीक है ना, इसके प्रेशर को हम लोग जो देखेंगे 12th वाले सिलेबस में पढ़ेंगे, हेनरी लॉ के थ्रू बताया करेंगे। लेकिन अगर मान लो गैसेस नॉन रिएक्टिंग है, गैसेस कैसी है, नॉन रिएक्टिंग है, तो ये अपने 11th के सिलेबस में है। तो गैसेस अगर नॉन रिएक्टिंग है और हमें अगर गैसियस मिक्सचर का, ठीक है ना, मान लेते हैं इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर बताना है, कितना बताना है हमें, इस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर बताना है। तो बच्चे देखना, मान लेते हैं इस गैस का जो प्रेशर है वो P1 है, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, अभी मैं वर्ड बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये मान लो गैस 2 का प्रेशर है, मान लो P2 है। तो जब अगर गैसेस नॉन रिएक्टिंग है, ठीक ना, तो इसका जो टोटल प्रेशर है इसको कैलकुलेट करने के हम लोग लगाते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस है और हमें उस गैसियस मिक्सचर का P टोटल, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, P टोटल अगर आपको मिक्सचर का बताना है, मिक्सचर आप समझ रहे होंगे, मैं गैसियस मिक्सचर में लिख दूं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास गैसियस मिक्सचर हो, ठीक है ना, और गैसेस ऐसी होनी चाहिए जो आपस में रिएक्ट ना करें, ठीक है ना, जैसे आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, तो उसका जो P टोटल है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तुमसे बोलता है, तो कैलकुलेटेड बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये वर्ड आप अच्छे से याद रखे रहिएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है ना, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, पहले ये देखेंगे हम लोग, और फिर किसके लिए वैलिड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी है, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले तो उसमें बोलेगा कि भाई जरा बताइए किसके लिए डाल्टन्स लॉ वैलिड है, किसके लिए डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं है। जैसे तुमसे बोलूं कि अमोनिया प्लस HCl, मान लो सब गैसेस है, तो क्या इसके लिए डाल्टन्स लॉ वैलिड होगा क्या, बोलो। तो डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि देखो रिएक्शन करेंगे आपस में, क्या बन जाएगा, NH4Cl, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। मैं बोलूं कि ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के लिए बताइए ये रिएक्शन, इसके लिए डाल्टन्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन गया। अब रूम टेम्परेचर पे देखना ध्यान से, रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, किस टेम्परेचर पे देखना अपने को, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट कर रही हैं तब तो डाल्टन्स लॉ नहीं लगाना है, और अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रही है तो डाल्टन्स लॉ लगाना है, ठीक है ना। या ऑक्सीजन ले लूं या मान लो मैं यहाँ हाइड्रोजन ले लूं, तो बताइए क्या डाल्टन्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप जानते हैं एयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो क्या एयर तुम्हें अमोनिया की स्मेल देता है क्या, नहीं देता है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड की स्मेल आती है, किसी की नहीं आती है। तो जब भी हम लोग नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन करते हैं तो तुम्हें अच्छे से पता है अमोनिया बन जाती है। लेकिन क्या ऐसा नेचर में रूम टेम्परेचर पे हो सकता है क्या, रूम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। आप याद करें, लिखा था ना हैवर्थ प्रोसेस इतना टेम्परेचर, तो इसके लिए तो डाल्टन्स लॉ वैलिड है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए ऊपर वाले के लिए डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपसे अब पूछे भाई, अभी यहाँ जो अपने मतलब इस वाले चैप्टर में
सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में जो गैसियस मिक्सचर अपने को पढ़ना है, मतलब ये जो टॉपिक है मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो पढ़ना है वो हमेशा याद रखो, हमें सब कुछ नॉन रिएक्टिंग के लिए पढ़ना है, रिएक्टिंग के लिए अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है थोड़ा सा बेसिक जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसकी बात करता हूं, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, इसकी बात हम लोग कर लें कि डाल्टन साहब ने क्या क्या बोला है और उसकी कहानी हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो देखो तुम्हें मिल ही गया है। पहला स्टेटमेंट तो हम ये है भाई, अगर गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है ना। तो पहले याद रखते रहना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए वैलिड है, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अच्छे से याद रखते रहना, ठीक ना, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो अगर तुमसे टोटल प्रेशर मिक्सचर पूछे ना तो पहले ये दिमाग में यही पूछो कि क्या ये रिएक्शन करेंगी, क्या ये रिएक्शन नहीं करेंगी। तो फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर अपने पास फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है ना, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, पहले स्टेटमेंट लिख दूं मैं, द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर जो भी है तुम्हारे पास, द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इट्स सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ये है इसका स्टेटमेंट जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट, है ना, लेट टू गैसेस के लिए देख लेते हैं, लेट टू गैसेस, लेट टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ऐसे लिखेंगे। लेट आपसे पूछेगा व्हाट इज द डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फॉर डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो हम लोग यही से करते हैं, फॉर लेट टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एक गैस को ए मान लेते हैं, ठीक ना, ए एंड बी, ठीक है ना, कुछ पार्शियल प्रेशर भी नाम दे दिया जाए, ऑफ पार्शियल प्रेशर इनका नाम दे दिया जाए, ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर इसका हम लोग लेते हैं पी ए एंड पी बी, ठीक है ना। तो दैट इज देखना ध्यान से, दैट इज अगर मैं पी टोटल लिखूंगा तो पी टोटल इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ए और प्लस पार्शियल प्रेशर बी। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके आगे पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल के लिए और कुछ डिराइव करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी।